हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हिंदी पेपर का है। आपको यहाँ पर 70 नंबर के पेपर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और आप इसे हल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपका 2025 में क्वेश्चन आएंगे। तो पूरे सॉल्यूशन के साथ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप पहले पेज पे आपको सिर्फ ये सब लिखित मिलेंगे कि कितने घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम अब चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में है, जैसे कि खंड अ और खंड ब। खंड अ में 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, बाकी सब प्रश्न उत्तर। तो यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। चलिए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हम चले आए हैं खंड अ में। इसमें कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपको सॉल्व करने हैं। आपको पूरे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें मिलेंगे। पहला है कि वैदेही वनवास की रचनाकार हैं। तो वैदेही वनवास की रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, बी ऑप्शन महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डी ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसको आप टिक कर लेंगे। आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग करना है खंड अ प्रश्न संख्या 1, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 1। उत्तर था आपका सी, तो ग प्रश्न सही है। लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयोगवाद के कवि हैं। तो इन चारों में से प्रयोगवाद के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, जो कि आपको इस प्रकार से लिख देना है, दूसरे का ख अज्ञेय। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। पहला देव, दूसरा बिहारी, तीसरा चिंतामणि और चौथा मती राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का देव। इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे तीसरे का देव। ठीक है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि छत्रसाल दशक किनकी रचना है? ठीक है। छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पहला है पद्माकर की, दूसरा है बिहारी की, तीसरा है भूषण की और चौथा है मतीराम की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूषण की। इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे कि चौथे का ग भूषण की। ठीक है। अब हम देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के रचना कौन है? पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, सी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, डी ऑप्शन। आप इस प्रकार से लिख देंगे डी ऑप्शन में सुमित्रा नंद पंत। अब हम देखेंगे अपना छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला है जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है रेखा चित्र और चौथा है आपका एकांकी। तो ये आंसर है आपका आत्मकथा। ठीक है। अब हमारा सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? पहला मोहन राकेश, दूसरा अमृत राय, तीसरा श्याम सुंदर दास और चौथा कलमलेश्वर। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, शुक्ल युग के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है। किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है चलिए देखते हैं। आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है कि छठवें का आत्मकथा और सातवें का श्याम सुंदर दास। अब हम देखेंगे अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको 4 ऑप्शन हैं।
चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है उस पर आप टिक लगाइए। पहला है शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध लेखक जयशंकर प्रसाद का है। तो जयशंकर प्रसाद ये नहीं लिखे हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नामक से आलोचना साहित्य नहीं माना जाता। आकाशदीप जो है वो राम कुमार वर्मा ने नहीं लिखा है। ये आपका सही है, ए ऑप्शन की शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। 9वां है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। पहला आत्मकथा, दूसरा एकांकी, तीसरा उपन्यास और चौथा है रेखाचित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, अब देखिए 10वां प्रश्न है कि बाण भाट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रांगेय राघव और चौथा है धर्मवीर भारती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। 8वें का क शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 9वें का ग उत्तर था जैसे कि उपन्यास और 10वें का ख था हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम देखेंगे अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो रस के अंग हैं वो हैं 4। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है यमक अलंकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, सी ऑप्शन। इसके उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है 11 नंबर का ख 4, 12 नंबर का क उपमा अलंकार और 13 नंबर का ग 11। ये हो गया आपके 13वें प्रश्न का बहुविकल्पीय सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे अपना 14वां प्रश्न। यहाँ पे आपका 14वां प्रश्न है कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला दय, दूसरा नी, तीसरा नीर और चौथा नीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला नीर, सी। 15 प्रश्न कह रहा है कि नील गाय में कौन सा समास है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगुरु समास और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो ये आपका समास है कर्मधारय समास। 16 नंबर कह रहा है कि खेत का तत्सम रूप क्या होगा। पहला है भूमि, दूसरा है जमीन, तीसरा है क्षेत्र और चौथा है पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्र। 17 नंबर कह रहा है कि युष्मद शब्द का पंचवी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा क्या। ए ऑप्शन है युष्माक्रम, बी ऑप्शन है युष्माशु, सी ऑप्शन है युष्मत और डी ऑप्शन है त्वत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युष्मत। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका 17 प्रश्न। 18 प्रश्न कह रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन है कर्ता की प्रधानता, दूसरा ऑप्शन है कर्म की प्रधानता, तीसरा ऑप्शन है क्रिया की प्रधानता और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भाववाच्य की किसकी प्रधानता है तो वो है क्रिया की प्रधानता, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। 19 नंबर कह रहा है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा क, वाक्य के 2 तत्व होते हैं। 20वां नंबर है कि अविकारी पद को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। पहला अपव्यय पद,
दूसरा अव्यय पद, तीसरा व्यय पद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपव्यय पद। ठीक है, तो इन सारे का आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है कॉपी में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 14 से लेके 20 तक। 14 का आंसर था ग नीर, 15 का क था कर्मधारय समास, 16 का ग था क्षेत्र और 17वां प्रश्न था युष्मत, 18वां प्रश्न था क्रिया की प्रधानता, 19वां प्रश्न था दो और 20वां प्रश्न था अवयव पद। तो इस प्रकार से आपका सारा बहुविकल्पीय समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न जो कि है खंड ब से। खंड ब में कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न को हल कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें कि ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके गद्यांश के साथ साथ 3 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इन पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और श्रद्ध वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था आपका जिसमें से आपको यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जो कुसंग की ज्वर होती है यानी कि बुखार, वो बहुत ही भयानक होती है। केवल नीति और श्रद्ध वृद्धि का भी नाश नहीं करती, केवल आपके भाव स्वभाव का ही नाश नहीं करती बल्कि आपकी बुद्धि में भी वो क्षय करती है। किसी युवा पुरुष की संगति, जैसे मान लीजिए कोई आपके दोस्त है, अगर वो बुरा संगति का है तो आप पर बुरा असर ही पड़ेगा और आपके पैरों को बांध देगा बुरा काम करने के लिए, जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो आपको दिन पर दिन आपको बुराई के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि उस पुरुष की अच्छाई अच्छी होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा, आपकी संगति अच्छी होगी तो आपको वो सहारा देगी और एक ताकत के समान आपके साथ खड़ी रहेगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। इस भाव में यही है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे दोस्त हैं आपके, तो आपको वह उन्नति की ओर लेके जाएगी। अगर आप बुरी संगति के दोस्तों के साथ हैं तो वो आपको निरंतर नीचे गिराती जाएगी और आपको बुरे गड्ढे में गिराते जाएगी। इसमें आपके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो चलिए इस गद्यांश में सारांश क्या है, हमें संदर्भ नहीं सारांश लिखना है। चलिए इसका सारांश देखते हैं। सबसे पहले तो हम हेडिंग करेंगे खंड ब, प्रश्न संख्या पहला, कुसंग का, फिर ... उठाती जाएगी। आपको इन दोनों के बीच में अर्थ निकालना है, इसलिए हम ये हेडिंग देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके प्लस पॉइंट को दर्शाता है। हेडिंग करेंगे गद्यांश का सारांश। इसमें लिखेंगे कि इस सारांश में कवि कहते हैं कि ये संगीत का प्रभाव है जो दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ती है। मतलब संगति का प्रभाव है, संगति का प्रभाव है जो दिन पर दिन उन्नति की ओर बढ़ती जाती है, ये कवि इसमें कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा जहाँ तक किया गया है हमें सिर्फ उतने का ही व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आपको किसी युवा से लेकर उठाती जाएगी, यहाँ तक पैराग्राफ है। जैसा मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से हम इसकी व्याख्या में लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या लिखना है आपको। हेडिंग इस प्रकार से आप कर देंगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें हम लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति, आगे हम लिखेंगे कि चक्की की भांति इसके पैरों में बांध जाती है, वह गतिहीन हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है।
ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि वही चीज़ कि अगर आप पे वो पैरों की बांधा बंध जाए आपके पैरों से तो वो गतिहीन हो जाती है और आपको क्या करती है, बुद्धि को नष्ट करती है और दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरती चली जाती है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ना व्यक्ति के गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति पथ पर चलने लगती है। ठीक है, ये हो गया आपका इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन इसमें तीसरा कह रहा है कि सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या अर्थ है सुदृढ़ बाहु का, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत सहारा। ठीक है, इसका अर्थ होता है मजबूत सहारा, किसी का सहारा देना या लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अथवा वाला प्रश्न। अथवा में प्रश्न था कि अथवा में लिखा है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। यहाँ पर ईर्ष्या की भावना पे बात हो रही है। अगर आपको ईर्ष्या से बचने का उपाय करना है तो मानसिक अनुशासन में रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति का ईर्ष्या का दयालु स्वभाव है उसे फालतू बातों पर ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा, उसकी आदत को छोड़ना पड़ेगा। दूसरे की बातों को सुनना, दूसरे की बातों पर ध्यान देना, ये सभी व्यक्ति की ईर्ष्यालु स्वभाव है। तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा मानसिक रूप से। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है। ठीक है, मतलब उसे ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्या से बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। ठीक है, उसको पूरा करने का एक तरीका होगा तो वो क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, जिस दिन आपके मन में ये आभास हो जाएगा कि ईर्ष्या करना बहुत बुरा है, हमारे लिए ख़राब है, उसी दिन आप ईर्ष्या करना कम कर देंगे और छोड़ देंगे। ये हो गया इसका अर्थ। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं अपने भी भाषा में। इसके प्रश्न पूछ रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको ये जो पैराग्राफ है उसमें से शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसमें जो लाइन है उसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। तो ईर्ष्या से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को दूर करना पड़ेगा और ये सब सोचना छोड़ना पड़ेगा। यही सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका गद्यांश का। इस पैराग्राफ का भी आप इसका अर्थ खुद से लिख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, यानी दूसरा प्रश्न। ये है आपका पद्यांश। कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 3 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। कह रहा है कि रानी मैं जानी अनजानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहू काजहू अकाजहू न जानियो, कहो तिनको जेही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछौरे कैसी प्रीतम लेगू जियो है, आखिन में सीख रखीबो सखी रखीबो जोगू इन्हें कीमी के वनवास दियो है। तो ये पैराग्राफ है आपका। इसमें से 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको ये संदर्भ लिखना है कि ये किस चैप्टर से है और इसका लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो ये आपका चैप्टर है वन पथ पर और इनके रचयिता हैं तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है तो संदर्भ हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, इससे हम लिख लेते हैं संदर्भ को पहले। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ दिया था इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया है। आप यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा कि रानी मैं डॉट 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 करना है, कियो है, इसके बीच का आपको अर्थ बताना है, इसलिए आपको ये इतना लिखना पड़ेगा। हेडिंग है पहला संदर्भ। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से
उद्गृत है। ये हो गया आपका पद्यांश का क्या हो गया, संदर्भ। अब हम देखेंगे इसके रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें क्या कह रहा है रेखांकित अंश में, देखिए कह रहा है कि रानी मैं जानी अनजानी महा। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां हैं वो आपस में वार्तालाप करती हैं और कहती हैं कि रानी मैं जानी अनजानी महा, यानी कि कह रहा है इसमें कि वार्तालाप हुए कह रही हैं मैं जान गई कि रानी कैकई महा अज्ञानी है। पबी पाहन हूँ ते कठोर हृदय हियो है। फिर कह रहा है कि उनका हृदय वज और पत्थर से भी अधिक कठोर है। उनका जो हृदय है वो व्रज और पत्थर से भी अत्यंत कठोर है। राजहू काजहू अकाजहू न जानियो। राजा दशरथ भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किए। कहो तिनकयो जेही कान कियो है। फिर कह रहा है कि और पानी के कहने पर भी इन्हें पत्नी के कहने पर भी इन्हें उनको वनवास दे दिया। राजा दशरथ जो हैं वो राम लक्ष्मण और सीता जी को वनवास दे देते हैं सिर्फ रानी कैकई के कहने पर। तो ये था इसका अर्थ। आपको किस प्रकार से लिखना है, तो हेडिंग करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग करेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं कि मैं जान गई कि रानी कैकई महा अज्ञानी है, उनका हृदय व्रज और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा दशरथ भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किए और पत्नी के कहने पर इन्हें वनवास दे दिया। किन्हें वनवास दे दिए, तो लास्ट राम जी को और लक्ष्मण जी सीता जी को इन्होंने तुरंत वनवास दे दिया सिर्फ पत्नी के कहने पर। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। लास्ट क्वेश्चन है इसमें तीसरा की पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति किसके लिए प्रयुक्त है, इसके तथा इसके कौन सा अलंकार है। तो ऐसी मनोहर मूर्ति ये कौन से अलंकार है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसी मनोहर मूर्ति इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अथवा वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। अथवा का प्रश्न कह रहा है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुने तिगुने उत्साह भरे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है आपका इस प्रकार से। और इसका पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको संदर्भ तरह ही लिखना है कि कौन से कवि हैं और इन्होंने किस चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो अंडरलाइन है आप इसे व्याख्या कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है। तो इसमें महाराणा प्रताप योद्धा का वर्णन किया गया है, तो आप इसे वो लिख देंगे। अब देखिए तीसरे प्रश्न में हम आ गए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ये भी आपका 5 नंबर का है, वो आपका 7 नंबर का था, 6 नंबर का था, ये आपका 5 नंबर का है। कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका पैराग्राफ जिसमें आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए पहले हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा, तब हम इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योतिय घोगते अधुनायपि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सतत प्रवहति जनानां ज्ञानाच्च वर्धयति। अत्र अनेके आश्चर्याः मधुर्यनाह्य विद्याशानः वैदिकी वाड्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः गिर्वावाडाः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। ये आपका वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ तो आप समझ ही चुके होंगे, तो आपको जिस प्रकार से लिखना है वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझ लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि वाराणस्या प्राचीन काले देव, यहाँ पे कह रहा है कि वाराणसी में प्राचीन काल में गेहे गेहे विद्या, घर घर में विद्या का दिव्य ज्योति घोदते। यहाँ पे कह रहा है कि घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। अधुना इपि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सतत प्रवहति। यहाँ पे कह रहा है कि इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जननान ज्ञानान वर्धयति। फिर कह रहा है कि और मनुष्य का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर संस्कृत भाषा अभी भी चलती है और मनुष्य का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आश्चर्या मधुर्या विद्याश वैदिकी वाड्मस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंताः। फिर कह रहा है कि निरंतर बहती है। तो यहाँ अनेक श्रेष्ठ, ठीक है, यहाँ पर अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान, ठीक है, वैदिकी साहित्य अध्ययनों का अध्ययन इस समय लेने लगे हुए हैं, इस समय में अध्ययनों में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय यानी कि न केवल भारत के लोग ही, अपितु वैदेशीय यानी कि बल्कि विदेश के लोग भी ग्रीवणाय अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ पे कह रहा है कि बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं संस्कृत का अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क च विद्या ग्रहणन्ति, निःशुल्क विद्या ग्रहण करने के लिए। चलिए अब देखते हैं इसका संदर्भ और व्याख्या, ठीक है। आपने पैराग्राफ को समझ लिया है, अब हम देखेंगे इसका संदर्भ और व्याख्या। सबसे पहले आपको हेडिंग करना है प्रश्न संख्या 3, वाराणस्या ... गृह्णन्ति, ठीक है। वाराणसी के अंदर जो है जितने भी अंतर्गत है उसके हमें व्याख्या करनी है, इसलिए हमें हेडिंग देना है। पहला हेडिंग है संदर्भ। इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है, ठीक है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम करेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद में हम लिखेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से, ठीक है, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। जैसा कि मैंने आपको लाइन बताया, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्य का ज्ञान बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इसका अर्थ। अब है हमारा अथवा का पैराग्राफ जो मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ, ठीक है। अथवा का पैराग्राफ कह रहा है कि विश्वस्य स्पष्टता ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न मतावलोबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। अग्नि इंद्र कृष्ण करीमः रामः रहीमः जिन्ह बुद्ध ख्रिशत इत्यादीनि नामानि एकस्य एवं परमात्मनः सन्ति। तम एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ है, इस पे से भी आप संदर्भ और व्याख्या कर सकते हैं और आप इसके आंसर खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है और इसका क्या अर्थ है, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का
ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपके 2 नंबर के संदर्भ और 3 नंबर के अर्थ बताने हैं। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि लाइन इसका देख लेते हैं हम। रात्रि गर्म निश्चस्यन्ति भविष्यति सुप्रभातम भावस्य वानु देश्यति हस्तिष्यति पंकजलीयः इत्यथम विचिन्तयन्ति कोशगन्ते द्विरेफे हा हंत हंत नालिनी गज उज्वहार। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि रात्रि गर्म मिष्यन्ति भविष्यति सुप्रभातम। यहाँ पे कह रहा है कि भोर के पक्ष में कलम की कली बंद एक भौरे में सोचता है। ठीक है, कह रहा है कि रात बीत जाएगी, सुंदर सुंदर प्रातः काल होगा। ठीक है, सुप्रभात यानी कि सूर्य निकलेगा। भावस्य भास्वानुदेश्यति, और क्या कह रहा है कि जब सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएगा। वह इस प्रकार से ही सोच रहा था। हस्यति पंकज जालीह, वह इस प्रकार से सोच रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। ठीक है, पंकज जली यानी कि उसी समय एक हाथी ने उस कमल को ही उखाड़ डाला। फिर ये लाइन है कि इत्यथम विचिरयन्ति कोशगते द्विरेफे हा। यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के पक्ष में एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। हाँ हंत हंत। ठीक है, दुख की बात जो है नालिनी राज्य उजहार, दुख की बात है कि मनुष्य की अंतिम समय आ गया है और काल ने अपने जीवन का समापन कर दिया है। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको अर्थ लिखना है, अर्थ तो मैंने समझा दिया। बहुत ही टफ है ये, तो आप इसका संदर्भ और व्याख्या में समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका संदर्भ और व्याख्या। देखिए, हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 4, रात्रि गर्म मिष्यन्ति ... उजहार। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत आगे है कि संग्रहित अन्योक्ति विलास नामक पाठ से अवतरित किया गया है। ये अन्योक्ति विलास पाठ से पैराग्राफ लिए गए हैं। और फिर लाइन चेंज करेंगे। इस श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद है, तो इस प्रकार लिखेंगे कि हिंदी में अनुवाद, भौरे के पक्ष में कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है। ठीक है, भौरे के पक्ष में अगर एक कमल है तो उसकी कली में बंद एक भौरा सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे, तो भौरा क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को उखाड़ डाला। ठीक है, जब ये चीज़ सोच ही रहा था कि वो कमल से बाहर निकलेगा, उसी समय क्या किया, हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। ठीक है, आगे है कि इसी प्रकार मनुष्य के पक्ष में एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के दिन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो सोचता है कि मेरे कष्टों का समापन एक ना एक दिन हो जाएगा और समृद्धि का क्या हो जाएगा, उजागर आएगा। फिर कह रहा है कि दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया है और काल ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया है। लेकिन दुख का बात ये था कि जैसे ही वो सोचता है कि मेरे दुखों का समापन होगा, तो पूर्णतः उसकी वर्ष खत्म हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम देखेंगे अथवा वाले क्वेश्चंस को। तो अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अथवा का जो क्वेश्चन है वो ये है कि श्वेत केतु हर्यारूढ़ेय आस्तम ह पितोवाच श्वेत केतो बस ब्रह्माश्चर्यम न वै सौम्या स्कुलतली किनीन अंडनुच ब्रह्मा बुद्धि नीव भव तिथि। तो ये पैराग्राफ है आपका, आप इसका भी अर्थ
लिख सकते हैं, देख सकते हैं और इसके संदर्भ की व्याख्या कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अपने अपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कई सारे खंड मिलेंगे, लेकिन आपको तो पता ही है कि यहाँ पर इलाके के वाइज हमें खंड के उत्तर देने होते हैं। अगर आप जिस इलाके में हैं तो आप उसके इसमें से जो भी आपको याद होगा, आपके जिस इलाके में आता होगा, आप उसके खंड काव्य की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसमें दूसरा कह रहा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग के कथानक में शब्दों का उल्लेख कीजिए। कई सारे प्रश्न हैं, मैं आपको सारा पढ़ के बता देती हूँ। आपको किसी एक को हल करना है तो आप जिस इलाके से भी हैं आप किसी एक को हल कर लीजिएगा। ख प्रश्न कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इसका अथवा प्रश्न कह रहा है दूसरा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ग का पहला कह रहा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के लक्ष्मी सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। ग का दूसरा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। घ है कि अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और इसी का अथवा है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अंग प्रश्न कह रहा है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा है जय प्रकाश जय सुभाष खंड काव्य का द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। अगला है अगले पेज पे कि 6 नंबर कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। इसका दूसरा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 6 प्रश्न है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग का कथावस्तु में संक्षेप कीजिए। ज प्रश्न है कि कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और झ यानी कि आखिरी है कि तुमुल्य खंड काव्य के आधार पर प्रतिनायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और तुमुल्य खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध का वर्णन कीजिए। तो सारे में आपको चरित्र चित्रण ही दिया गया है। हम सॉल्व करेंगे 5वें का क मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख काव्य का चरित्र चित्रण या फिर मुक्ति खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक। तो हम तृतीय सर्ग के बारे में मुक्तिदूत में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 5 और इसमें लिखेंगे हेडिंग में तृतीय सर्ग। तो तृतीय सर्ग जैसा कि आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में भारतवर्ष की विपत्रता और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें जो अंग्रेज अत्याचार करते हैं और उनकी विनम्रता जो होती है भारतवर्ष के लोगों पर, उनके बारे में इसमें वर्णन किया जाएगा। भारतवर्षवासी अपमान का जीवन जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। यानी कि वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चापलूसी करते थे, उनके चपरासी थे, वही लोग सिर्फ खुश थे। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा। ठीक है, वो हर एक चीज़ को बारीकी से समझे। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले तो नम्रता की नीति अपनाई। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के पास गए और नम्रता की विधि को निकालने का सोचा, किंतु अंग्रेजों का हृदय बदलता हुआ न देखकर उन्होंने उनके विरोध सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का दिल जो था वो बहुत ही कठोर था और उनके हृदय का परिवर्तन न देखते हुए वो क्या किए कि उनके विरुद्ध किए और सविनय सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। इसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, इसी समय जो था विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने से उनके मन में
भारतीयों के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये जो युद्ध होगा तो उससे क्या होगा, भारतीयों के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। वो अपने हिम्मत अपने आप से बटोर लेंगे और अंग्रेज़ों के प्रति क्या करेंगे, खड़े रहेंगे। फिर आगे है कि अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेज़ों की सहायता करने का आह्वान किया। ठीक है, उन्होंने बोला देशवासियों को कि अंग्रेज़ों की हम क्या करेंगे, पहले सहायता किया करेंगे। ठीक है, परंतु युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार किए। ठीक है, युद्ध को जीतने के बाद जो अंग्रेज़ हैं वो भारतीयों पर और अत्याचार किए, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ नियम लागू किया था। इस वजह से अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए काले कानून का गांधी जी का विरोध किया। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा जो काले कानून हैं वो बनाए गए तो गांधी जी ने उसका भी विरोध किया। फिर है आगे कि उनके साथ देश के महान नेता जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना मनमोहन मालवीय जी, उसके बाद चित्रा, सरदार पटेल आदि स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े। उनके साथ जो थे महान नेता अभिनेता जो थे, कई पद पे जो कार्य करते थे, वो लोग क्या किए कि गांधी जी के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि गांधी जी उन लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। ठीक है, इन्हीं दिनों इन सब के बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड वहाँ पे क्या हो गया, घटित हो गया। अंग्रेज़ों ने निरपराध भारतीयों की बंदूक से गोली से भून डाला। ठीक है, जो अंग्रेज़ हैं वो निरपराध यानी कि लोगों को क्या किए, भारतीयों को गोली से भून डाले और मारने लगे गोली। ऐसे में कई भारतीय जन जो थे वो मृत्यु उनकी हो जाती है। तो इनकी शुरुआत जो तृतीय सर्ग में ये कह रहा है कि वो कई नियम को लागू किए और कई लोगों को अपने पक्ष में पहले लाए। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने सविनय सत्याग्रह आंदोलन को लागू किया। इस प्रकार से उन्होंने ये सब चीज़ें की। तो ये था आपका तृतीय सर्ग की पूरी टिप्पणी, आपको ये तृतीय सर्ग में लिख देना है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो छठवां प्रश्न है हमारा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लेखक का जीवन परिचय देना है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जयप्रकाश भारती, दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इनमें से आप जिसका भी आपको याद है आप लिख सकते हैं। हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का। चलिए देखते हैं इनका। तो हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 6वें का क और हेडिंग करेंगे जयप्रकाश भारती। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही सुंदर लेख है इसका, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। देखिए, लिखेंगे जन्म, जो कि है 2 जनवरी 1936 ईस्वी में। जन्म स्थान मेरठ में हुआ था। मृत्यु 5 फरवरी सन 2005 में। ठीक है, शिक्षा BSc किए थे ये। ठीक है, पिता का नाम रघुनाथ सहाय। भाषा सरल एवं सहज, शैली वर्णनात्मक, चित्रात्मक, उद्धरण और रेखाचित भावात्मक। ठीक है, ये थी इनकी शैली। और देखिए संपादन जो है वो है साप्ताहिक हिंदुस्तान नंदन जो है ये आपकी पत्रिका है। ठीक है, प्रमुख रचना, इस पे हम लिखेंगे कुछ रचना के बारे में, जैसे कि चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी और बर्फ़ की गुड़िया। ये कुछ नियम ये जो कुछ रचनाएं हैं वो ये जयप्रकाश भारती किए हैं। अब हम देखेंगे इनके जीवन परिचय की टिप्पणी। चलिए देखते हैं। हेडिंग करेंगे हम जीवन परिचय और इसमें हम इस प्रकार से इनकी कहानी को लिखेंगे, जो हमने ऊपर संक्षिप्त परिचय बताया उसमें से ही आपके रिलेटेड है, आपको उसमें कहानी बता देना है और कुछ उल्लेख करना है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद भारती, तो जयप्रकाश भारती एक वरिष्ठ पत्रकार एवं सशक्त लेखक थे। इन्होंने हिंदी की साहित्यिक विधा में वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखना प्रारंभ किया है। इनका जन्म 2 जनवरी 1936 ईस्वी को मेरठ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रघुनाथ सहाय एडवोकेट है, जो
पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी थे। इनके जो पिता थे वो कांग्रेस में काम करते थे और एक समाज सेवी थे। भारतीय जी ने समाज सेवा में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, ये समाज की सेवा भी करते थे और उसमें उनका अमूल्य योगदान भी रहा है। मेरठ में इन्होंने वर्षों निःशुल्क शिक्षा प्रसार करने के लिए प्रौढ़ पाठशालाएं चलाईं। ठीक है, मेरठ में इन्होंने कई पाठशालाएं चलाई जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती थीं। अपने हिंदी साहित्य सम्मेलन में से संपादक कला विशारद की अब परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दैनिक प्रताप मेरठ तथा नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। 5 फरवरी सन 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये थी इनकी कुछ कहानियाँ जो इसमें ये कार्य किया करते थे। ठीक है, अब देखिए लास्टवा था हमारा रचनाओं का उल्लेख करना। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रमुख रचना हेडिंग और इनके जितनी रचना है आप उसे लिख सकते हैं। जैसे कि चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी, बर्फ़ की गुड़िया, अथाह सागर, हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, देश हमारा देश और भारत का संविधान, ऐसे थे हमारे बापू। ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि इन्होंने की थी। तो इस प्रकार से जयप्रकाश भारती का पूर्णतः जीवन परिचय समाप्त होता है। आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ख नंबर कि कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है सूरदास, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो हम लिखेंगे सूरदास का जीवन परिचय। हेडिंग करेंगे इस प्रकार से, प्रश्न संख्या 6वें का ख, हेडिंग है सूरदास। इसमें हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, जैसे मैंने आपको जयप्रकाश भारती में बताया। लिखेंगे जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता, पिता रामदास सारस्वत, मृत्यु 1583 ईस्वी, गुरु वल्लभ भाईचार्य, माता जमुना दास बाई, भक्ति कृष्ण की भक्ति करते थे और रचनाएं जो हैं वो उनकी सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और कृष्ण लीलाओं का ये चित्रण इत्यादि किए हैं। आप यहाँ यही रचना लिख देंगे तो आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। अब हेडिंग करेंगे हम इनके जीवन परिचय के बारे में, जिसमें इनका जीवन का पूर्णतः परिचय देना होता है। तो हेडिंग इस प्रकार से है जीवन परिचय और लिखना है कि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में बैसाखी मुदी पंचमी 5 1478 ईस्वी में हुआ था। देखिए सूरदास का जो जन्म है वो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क जो रूनकता पड़ती है उसी नामक ग्राम में बैसाखी मुद्री पंचमी 5 यानी कि 5 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्माद होने का संबंध में मतभेद है, मतलब विद्वानों को अभी डाउट है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्माद्य से कभी भी कदापि संभव ही नहीं हो सकता है। मतलब सूर्य जो अपने काव्य में जो चित्रण किए हैं उनमें जो सजीव एवं स्वाभाविक चित्र मिलता है वैसा किसी जन्माद्य मतलब किसी भी कोई कवि के जन्म के संबंध में कदापि संभव ही नहीं है। आगे है कि जनशत्रु के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते थे। जनशत्रु के आधार पर इन्हें अंधा माना गया था। फिर हम लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, फिर 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। ठीक है, उसके आगे सत्संग के प्रभाव में इन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया था। बचपन से ही विख्यात हो ये गऊ घाट में रहने लगे। वल्लभ भाईचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें कृष्ण लीला के छंदबद्ध कराने का सुझाव दिया। जो वल्लभ भाईचार्य उनके गुरु थे उन्होंने अपने स्वरचित पद को सुनाया तो वल्लभ भाईचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कृष्ण लीलाओं का छंदबद्ध करने का सुझाव दिया।
वल्लभ भाईचार्य के शिष्य बन गए। कौन? सूरदास। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। ठीक है, इनका ये पद सुनकर श्रीनाथ जी के मंदिर में यह कीर्तन के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास में हुई थी। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय सूरदास का इस कहानी तक के तौर पर लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कष्टस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र से कोई भी रिलेटेड ना रखे। चलिए इस श्लोक को देख लेते हैं। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 7 और आपका श्लोक है ये। बंधन मरण वापी ज्यो वापी पराजय उभयत्र शमो वीरः वीरे भाव ही वीरता। तो ये हो गया आपका ये श्लोक, जो आप इसे नोट कर सकते हैं। इस पाठ से कहीं भी रिलेटेड नहीं है और बहुत ही इजी है, आप इसे याद कर सकते हैं तुरंत। अब हम देखेंगे अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे और ये संस्कृत के 4 प्रश्न हैं, इनमें से आपको जो भी आता है आप 2 प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि सर्वे यात्रीण कह दृष्टवा अहसन। तो इसका उत्तर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है सर्वे यात्रीण वाचलन तम नागरिकम दृष्टवा अहसन। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पुरुराज गीताया कम संदेशम अकथयत। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि युद्धे जयस्त्र पराजयस्य वा चिताक्वता युद्धम करणीयम युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्तिय जयेन च राज्य प्राप्तिय भवति इति गीतानम संदेश पुरुराज अकथयत। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरा कि कूप किमर्थम दुख अनुभवति, और इसका प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है कि रिपुः कया वर्ध्यते। तो ये 8वें का 4 प्रश्न है, आप इनमें से जो भी याद है लिख सकते हैं। हमने 2 प्रश्न के उत्तर आपको बता दिए। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपका जो कि है 7 नंबर का है। 4 ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। पहला है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। दूसरा है नारी सशक्तिकरण। तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान और चौथा है छात्र और अनुशासन। हम लिखेंगे विज्ञान वरदान या अभिश्राप पर। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 9। हेडिंग है विज्ञान वरदान है या अभिश्राप। यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में ये होता है कि आपको कौन कौन से हेडिंग के बारे में लिखना है। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विज्ञान वरदान है, तीसरा है विज्ञान अभिश्राप है, चौथा है विज्ञान का महत्व और 5वां है उपसंहार। पहला हेडिंग करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम कुछ जानकारियाँ देंगे, जैसे कि इस प्रकार लिखेंगे कि विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान न हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान एक ईश्वर की भांति ऐसी देन है जो मानव का कोई भी काम हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो तुरंत हो जाता है। जहाँ कोई विज्ञान जहाँ भी विज्ञान न हो, विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। विज्ञान की ही वजह से हम टेक्निकली रंग बिरंगे देशों को देख सकते हैं। कई चीज़ें हम विज्ञान के ही द्वारा, टेक्नोलॉजी की ही अपेक्षा कई देशों में पहुंच सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान की ये देन है। आजकल हर एक कोने में विज्ञान का प्रचलन किया जाता है। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था, उन सबको विज्ञान ने
साकार कर दिया है। जो हम सपने देखा करते थे कि हमें ये चीज़ तुरंत होनी चाहिए, ये चीज़ जल्दी मिलनी चाहिए, वो विज्ञान की वजह से सब कुछ हो पा रहा है आज की इस टेक्नोलॉजी में। तो ये लिखना था आपको प्रस्तावना में। दूसरा हेडिंग है विज्ञान वरदान है। तो इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। ठीक है, विज्ञान जो है वो मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। वरदान में हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं, परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं का हल कर दिया है। जो भी चीज़ हम प्रार्थना करते हैं वो विज्ञान के द्वारा हमारा हो जा रहा है। जिस कार्य को करने में महीनों लगते हैं, विज्ञान की वजह से वह काम, ठीक है, जिस काम को करने में हमें कई दिन, कई महीने और कई समय लग जाता है, उस काम को हम विज्ञान की सहायता से बहुत ही जल्दी पूर्णतः कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि चुटकियों में हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कर दिया है। विज्ञान की वरदानीय शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान किया है, अतः हम विज्ञान को एक वरदान कह सकते हैं। तो विज्ञान की वरदान हमने समझ लिया कि किस प्रकार से विज्ञान हमें कई शक्ति प्रदान कर रहा है। कई मिनटों में हमारे काम हो जाते हैं, सेकंडों में हमारे काम हो जाते हैं। जो मानव नहीं कर सकते वो काम हमारा विज्ञान के द्वारा तुरंत हो सकता है। अगला हेडिंग है तीसरा, विज्ञान अभिशाप है। तो इसमें हम लिखेंगे कि क्यों अभिशाप है। तो देखिए, वास्तव में देखा जाए तो जितना विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है, देखिए विज्ञान जितना भी हमारे लिए अच्छा काम करता है, उतना ही हमारे लिए अभिशाप भी प्रतीत होता है। क्योंकि नई नई मशीनों और यंत्रों के आविष्कार से लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। ठीक है, नई नई तकनीक और रोजगार से हमारा जो रोजगार है उसका रोजगार खत्म हो रहा है, क्योंकि मजदूरों की जगह लोग यंत्रों से काम करवाना उचित समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमी आपको दिख गई। फिर कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से छात्रों और छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि अधिकतम बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग जो हैं क्लास करने के वजह से बहाने से गेम खेलते हैं, कई चीज़ें करते हैं। तो उस प्रकार से ये क्या हो रहा है, विज्ञान जो है वो बच्चों का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। परमाणु बमों के आविष्कार से मनुष्य के लिए खतरा बन गया है। ठीक है, कई आविष्कार ऐसे हैं जिससे मनुष्य का ही बदला लेने के लिए वो कार्य कर रहा है। एक ही देश दूसरे देशों में हमले कर देते हैं। ठीक है, एक देश दूसरे देश में तुरंत हमला कर देता है, जो कि विज्ञान के कारण टेक्नोलॉजी से बना हुआ बम है, जिससे आगामी पीढ़ी को परेशानी होती है, जिससे आसपास की पीढ़ी लोगों को परेशानी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के समान है यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम विज्ञान का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, तो वो हमारे लिए वरदान है। लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, किसी चीज़ में करते हैं, वो उसका कार्य नहीं है, फिर भी हम विज्ञान का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए दुरुपयोग साबित हो जाता है। अतः विज्ञान का धारदार क्या है, अतः विज्ञान का धारदार जो है वो तलवार की तरह है, जिससे दुश्मन का गला काटा जा सकता है। अर्थात यदि हम किसी भी वैज्ञानिक यंत्र के बारे में नहीं जानते तो उसका उपयोग न करें तो ही ठीक है। यदि कोई भी विज्ञान की देन है, अगर कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आती, यूज़ में हमारे नहीं आती, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आपका उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए हानि ही पहुंचाएगा। तो ये था विज्ञान अभिशाप है उसमें। अगला हेडिंग देखेंगे। अगला हेडिंग है विज्ञान का महत्व। इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान का महत्व मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है। तो महत्व में हम कुछ क्षेत्र के बारे में लिखेंगे, जैसे कि पहले में लिखेंगे कि परिवर्तन के क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार हुआ है, विज्ञान का महत्व बताना है इसमें। देखिए, पहले लंबी यात्राएं सपने में समान लगती थी। इसका तात्पर्य है कि पहले जो लंबी यात्राएं हम करना चाहते थे वो सपने के समान लगती थी,
किंतु आज रेलें, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम और सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ट्रेन की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, मेट्रो की बात करें, तो इस प्रकार से अगर हम यात्रा करते हैं तो जो पहले हम सोचते थे कि उतनी लंबी यात्रा कैसे करेंगे, वो हम कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं। तो ये है विज्ञान के क्षेत्र के प्रति महत्व। अगला हेडिंग है संचार के क्षेत्र में। इसमें हम लिखेंगे कि टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी के कारण अगर हमें किसी से बात करना है, किसी को ज़रूरत कागज़ी कार्रवाई करवानी है या फिर कुछ भेजना है, तो हम ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं और टेलीफोन से बात कर सकते हैं। ये हो गया हमारा संदेश पहुंचाने का कार्य। रेडियो द्वारा और टेलीविज़न के द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैल जाता है। टीवी के द्वारा जो टेलीविज़न है उसी के द्वारा कई चीज़ें क्या है, समाचार जो हैं वो विश्व भर में फैल जाती हैं। ये हो गया हमारा ख नंबर। ग नंबर है कि कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में क्या चीज़ हुई है, तो देखिए कृषि के क्षेत्र में है कि ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार से ही कृषि उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। ट्रैक्टरों से जो है हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जो खेत में डाली जाती हैं दवाइयाँ, वो हम तुरंत डाल सकते हैं, उपज अपनी अच्छी कर सकते हैं। वो भी सब विज्ञान की ही देन है, जिससे कृषि में बढ़ोतरी होती जाती है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सकता है। ठीक है, इस कारण ही विश्व की बढ़ती जनसंख्या जो है उससे पेट भरना असंभव हो जाता है। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान के विषय में विचार करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक और वरदान है जो दूसरी ओर अभिशाप है, किंतु विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विज्ञान द्वारा विनाश तभी होगा जब व्यक्ति अपने कलुषित, कुष्ठित और बुरे विचारों से उसका दुरुपयोग और ईर्ष्या की वजह से नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। इसमें पूरी तरह से यही है कि अगर विज्ञान को आप वरदान बनाना चाहते हैं तो वो बन सकता है, अभिशाप बनाना चाहते हैं तो बन सकता है। अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो वो आपके लिए वरदान है, अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो वो आपके लिए अभिशाप है। तो इस प्रकार से ये आपके ईर्ष्या के व्यवहार से और दुश्मनी के व्यवहार से ही विज्ञान अभिशाप बन जाता है, नहीं तो विज्ञान के जैसा अब तक कुछ नहीं है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बहुत आगे हैं, विज्ञान की ही वो देन है। तो ये हो गया आपका पूरा विज्ञान, वरदान और अभिशाप पे निबंध, जो कि आपके 7 नंबर इस पे पूरे मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां और आखिरी क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। इसमें कह रहा है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। अथवा अगर आप इस पर लिखना चाहते हैं पत्र तो इस पर लिख सकते हैं। अथवा है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 10। ठीक है, अब देखिए लिखना क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 25T नगर, ये उस नगर का पता है इलाहाबाद में। यहाँ पे देखिए दिनांक लिखेंगे। प्रिय मित्र कविता, कविता जो है वो हमारी प्रिय मित्र का नाम है। ठीक है, आप अपनी मित्र का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर लिखेंगे कि यहाँ पे लाइन चेंज करके आशा करती हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य सकुशल होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपके घर में जो लोग हैं वो बहुत ही सदस्य कुशल मन और खुशी होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे अपने दोस्त को आपको ये चीज़ें बतानी है। फिर इसके बाद हम लाइन चेंज करके मेन टॉपिक लिखेंगे कि तुमने मेरे जन्मदिन पर जो शुभकामनाएं संदेश, ठीक है,
तुमने मेरे जन्मदिन पर जो शुभकामनाएं, संदेश एवं उपहार भेजे हैं उसके प्रति मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ। यह उपहार मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह का परिचायक है। ठीक है। उपहार के रूप में तुमने जो मेरे लिए एक सुंदर घड़ी भेजी है, मतलब उसकी दोस्त जो है वो आपको सुंदर घड़ी भेजती है, तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथों जो मेरे पास सुंदर घड़ी तुमने भेजी है वह मेरे सभी परिजनों को बहुत पसंद आई है। मतलब वो मेरे सभी परिवार के लोगों को बहुत पसंद आई है और मुझे घड़ी की बहुत ही आवश्यकता भी थी। ठीक है, आवश्यकता थी। ठीक है, उसके आगे लिखेंगे कि मुझे घड़ी की आवश्यकता भी बहुत थी। मैं सोच ही रही थी कि एक घड़ी खरीद लूं, लेकिन तुमने मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दिया। उसने अपनी दोस्त से ये कहा, इस अमूल्य भेंट को मैं सदैव संभाल कर रखूँगी। ये जो तुम्हारा गिफ्ट है, तोहफ़ा, उसे मैं बहुत ही संभाल कर रखूँगी। ठीक है, इतना ही उसे अपने पत्र में लिखना था। यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन चेंज करके माता जी को मेरा सादर प्रणाम करना। ठीक है, उनकी जो मम्मी है उन्हें मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पे हम लिखेंगे तुम्हारी प्रिय मित्र। जो आप पत्र लिख रही हैं वो हो गया तुम्हारी प्रिय मित्र। तो इस प्रकार से आपको ये जन्मदिन के धन्यवाद पर पत्र लिखना था, जो कि आपको बहुत ही ईजिली 4 नंबर के हमने पत्र बता दिए। क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पत्र कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कुछ इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्लास 10th का संपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी है ये, तो आप इसे नोट कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से क्लास 10th के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।